पत्नी अंजनी देवी और गोपाल की पत्नी इंदुवाला ने लगाई याचिका। जेडीए अपीलीय अधिकरण में लगाई याचिका। गोपाल सारण ने भी लगाई है अलग से याचिका। इन दोनों आरोपियों की पत्नियां हैं जेल में ही याचिका पर इनके कराए हस्ताक्षर। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ गए। अभिषेक, देखिए बड़ा अपडेट इस मामले में आ रहा है कि जेल में है इन दोनों की पत्नी और जेल में ही याचिका पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। इसको लेकर क्या आपके पास पूरी जानकारी अभिषेक? देखिए, जो दो याचिका लगाई गई हैं, जो जैसा बताया जा रहा है सूत्रों से कि दो याचिका लगाई गई है। एक याचिका जो है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियों के हवाले की तरफ से लगाई गई है और एक याचिका जो है गोपाल सारण ने अलग से लगाई है। लेकिन मामले को लेकर जो है कई विशेषज्ञ जो हैं, जो जेडीए अधिकरण के विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ पर सालों से प्रैक्टिस करते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो पत्नियों ने याचिका लगाई है, तो जिस प्लॉट को लेकर याचिका लगाई है, तो उसमें इन पत्नियों का राइट किस तरह से बनता है, क्योंकि ये स्वयं जो है संपत्ति। क्या सर वाकई इस तरह का कोई मामला उठ रहा है? नहीं, मामला तो कोर्ट में चार तरह के उठते हैं, लेकिन वकील अपना मामला किस तरह से प्लीड कर पाता है। हमारे साथ मैं बता दूं, जो वकील साहब हैं, ये सोहन सिंह सोलंकी हैं, वरिष्ठ वकील हैं यहाँ के और काफी सालों से यहाँ जेडीए से जुड़े मामलों की पैरवी करते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जो ये विधि का प्रश्न उठ रहा है कि क्या पत्नियों को राइट है याचिका लगाने का। भाई ऐसा है कि यदि कोई इमरजेंसी में किसी तरह की कोई बेसिक आदमी नहीं है, जो मूल आदमी नहीं है, और प्रॉपर्टी पे किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो पत्नी उसका इंजेक्शन सूट लेकर के तो जा ही सकती है, मेरी जहां तक नॉलेज है। लेकिन इस चीज को तो माननीय न्यायालय के समक्ष आएगी और माननीय न्यायालय को देखना है, माननीय न्यायालय को निस्तारण करना है। जहां तक जेडीए वकीलों के जब जितने बार भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट कि भाई हम पूरा विधिक प्रक्रिया अपना करके कार्रवाई करते हैं और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई नहीं करते हैं। जेडीए किसी तरह की विधिक प्रक्रिया आप नहीं अपना रहा है। हमारे साथ जो है जो इस मामले में जो जेडीए के वकील हैं, वो जगदीश गुजर भी हैं। सर, क्या अपडेट है अभी? देखिए, अभी अपडेट के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो अभी हमारे पास ना कोई नोटिस आया है। इतना जरूर पता लगा कि न्यायालय के अंदर पति ने अलग याचिका लगाई है और पत्नी ने अलग याचिका लगाई है। तो अभी ये तय होना बाकी है कि पत्नी सही है या पति सही है, कौन सी याचिका सही है। गोपाल सारण के अगर साइन है तो गोपाल सारण यहां प्रेजेंट होकर के बताए मेरे साइन है। जब उसको नोटिस दिया है तो जवाब जेडीए को किसी ने नहीं दिया, यहाँ दो अपील आ गई। तो अभी ये बहुत जल्दबाजी हो गई है कहना। अभी हमारे पास ना नोटिस आया है, उसके बाद हम हमारे ऑब्जेक्शंस उठाएंगे कि साहब कौन सी याचिका सही है, कौन सी गलत है, क्या पत्नी को राइट है या पति को राइट है। जो पति खुद ही आ रहा है तो पत्नी को क्या राइट है, ये अभी तय होना है। नोटिस जारी होने के बाद मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि क्या होता है। जब तक हमें नोटिस प्राप्त नहीं हो जाते उन्होंने क्या याचिका में लिखा है, क्या पत्नी कह के आ रही है, क्या पति कह के आ रहा है। सर, ये मामला तो हुआ गोपाल सारण को लेकर, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं जो भूपेंद्र सारण है, क्या उनकी एब्सेंस में उनकी जो पत्नी है वो इस तरह से याचिका लगा सकती हैं? सर, नोटिस जब दिया गया है और प्रॉपर्टी पे नोटिस चस्पा किया गया है, तो अगर पत्नी को यही पता था और उनका राइट होता तो वो शायद जेडीए को भी जवाब दे देती उस नोटिस का। उस नोटिस का जवाब किसी पक्ष ने आज तक जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं दिया है। एक लाइन भी लिख करके नहीं दी है कि जो हम अवैध निर्माण है उसको हम हटा लेंगे। तो फिर जेडीए के पास क्या चाह रहा है? बाकी तो न्यायालय को तय करना है। उसके बाद आप सर, कब तक लिस्टेड होने का है? न्यायालय में तो पेश हो चुकी है, अब न्यायालय का काम न्यायालय को ही करना है। हम और आप उसको में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए, मामला जो सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले में ये उठ रहा है कि जब गोपाल सारण की पत्नी जो है, गोपाल सारण की खुद की याचिका इस पे लगी हुई है, तो फिर गोपाल सारण की पत्नी ने अलग से याचिका क्यों लगाई है, तो उसको लेकर भी मामला उठ रहा है। इसके अलावा जो जेडीए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर सीधे याचिका लगाई जा रही है, तो जो नोटिस हमने दिया था, जो परसों नोटिस 32-33 का भूपेंद्र सारण को और गोपाल सारण को दिया था, तो उसका जवाब अब तक क्यों नहीं पेश किया गया। उसका जवाब पेश करने के बजाय सीधे यहां कोर्ट में आ गए। तो कई तरह के मामले उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो है गोपाल सारण की याचिका है उसको किस तरह से देखना है। जो कोर्ट है उसके सामने ये प्रश्न है, क्योंकि जब प्रश्न यही है कि जब गोपाल सारण अलग से उन्होंने याचिका लगाई है, तो फिर जो दूसरी याचिका है उसमें गोपाल सारण की पत्नी के हस्ताक्षर कैसे हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के मामले उठ रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जेडीए को अब तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं मिला है सुनवाई के लिए। सुनवाई कब होगी इसको लेकर
भी तय नहीं है, क्योंकि अब तक जेडीए को भी नोटिस नहीं मिला है। तो जेडीए का यही कहना है कि पहले ये डिसाइड किया जाए कि किस तरह से ये जो दोनों याचिकाएं लगी हुई है उनको किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि जब गोपाल सारंग ने याचिका लगा दी तो गोपाल सारंग की पत्नी जो है वो दूसरी याचिका में क्यों है, ये एक सवाल भी जेडीए की तरफ से उठाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नोटिस का जवाब दिए बिना सीधे क्या ये आ सकते हैं। तीसरा सवाल ये भी है कि क्या पति के एब्सेंस में जैसे भूपेंद्र सारंग जो है फरार है तो क्या उनकी पत्नी याचिका लगा सकती है। तो इस तरह के तमाम सवाल जो है जेडीए की तरफ से उठाए हुए हैं और इस पर जो है जेडीए की जो पीठासीन अधिकारी है वो मंथन कर रही है, विचार कर रही है, उसके बाद आगे का मामला तय होगा। हालांकि जेडीए को अब तक नोटिस नहीं मिले हैं कि सुनवाई के लिए नोटिस दिया जाएगा जेडीए को, उसके बाद जो है सुनवाई होगी। और ये भी हो सकता है कि सीधे ही सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि जेडीए के वकील भी यहां मौजूद है, हाथों हाथ नोटिस शामिल करा के सुनवाई भी की जा सकती है। जेडीए जो है अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। जेडीए ने जो नोटिस दिया है और जो जेडीए ने अवैध निर्माण को लेकर जो तर्क दिए हैं उन तर्कों को सबूत के साथ पेश किया जा रहा है। बिल्डिंग बायलॉज की जो कॉपी है उसको रखा गया है। इसके अलावा मौके की जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी की गई है, साइट प्लान की कॉपी पेश की जाएगी जेडीए की तरफ से और बताया जाएगा कि किस तरह से ये अवैध निर्माण है और किस तरह से जेडीए ने जो नोटिस दिया वो सही है। और ये भी कहा जाएगा कि जेडीए ने जो जेडीए एक्ट की जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से फॉलो किया है। एकाएक जाके जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इनको पूरा जो जेडीए एक्ट में प्रावधान है उसके तहत 3 दिन का समय दिया गया है। पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जेडीए अपना काम कर रहा है। एक नोटिस आज सुबह फिर दिया गया है और कहा गया है उस नोटिस में भी कि आज 12 जनवरी को शाम 5 बजे नोटिस की अवधि खत्म हो जाएगी। तो आप ये नोटिस में कहा गया है कि आप अपना जो अवैध निर्माण है अभी भी आपके पास समय हटा लें और जेडीए को सूचना दें। तो जेडीए की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई कर रहे हैं। जी अभिषेक, देखिए एक बड़ा प्रश्न तो यहाँ ये कि विधि के तहत ये याचिका मान्य है या नहीं, ये तो एक बड़ा प्रश्न है ही। साथ में आपसे अभिषेक ये भी समझना चाहेंगे कि क्या पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रकरण हुआ है और अगर हुआ है तो किस तरह से न्यायालय में उस पर फैसला लिया गया था, इसको लेकर के भी क्या आपके पास जानकारी अभिषेक? देखिए, ये जो शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया के खिलाफ पिछले वर्ष भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे राम कृपाल, उनका मामला उनकी संपत्ति का मामला जब जेडीए के सामने आया था तो ये संपत्ति थी जगन्नाथपुरी त्रिवेणी नगर में। वहां पर जब जेडीए ने जांच करी, नाप जो करी, तब पता चला कि वहां पर जो है कई बीघा में सरकारी जमीन, बड़ी बात यह है कि सरकारी जमीन पर कई बीघा में उनका जो कोचिंग सेंटर है या कॉलेज है या स्कूल है वो एक बड़ी सारी इमारतें वहां बनाई गई है। कहीं जगह अतिक्रमण किया गया सरकारी जमीन पर। तो जेडीए को जब ध्यान में आया तो उसके बाद वहां पे भी धारा 72 के तहत, क्योंकि धारा 72 इसलिए यहां पर धारा 32-33 क्योंकि ये अवैध निर्माण का मामला है और धारा 72 इसलिए धारा 72 होती है सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की। तो उस वाले मामले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए पूरी इमारतें जो थी उनको जमींदोज किया गया। और ये जो मामला है ये अवैध निर्माण का है, इसलिए धारा 32-33 का नोटिस दिया गया है। तो उसमें भी 72 जो धारा 72 का नोटिस दिया गया था। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन